नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज हम भारत के लोग में दो मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। दोनों मुद्दे काफ़ी ज़्यादा सियासी हैं और ये दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर बहस छिड़ गई है कि कौन किसकी बी टीम है। पूरा चुनाव बी टीम के आसपास लड़ा जा रहा है। और दूसरा मुद्दा होगा एक और पड़ोस के राज्य यूपी से जुड़ा हुआ, जहां पर आजम खान के फर्जी प्रमाण पत्र जो थे जन्म के, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसकी वजह से उनको पूरे परिवार को सजा हुई है। ज़रूर बने रहिए मेरे साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले तेलंगाना की खबर के साथ। आखिरकार आप सब सोच रहे होंगे ये 5 राज्यों में चुनावी जंग हो रही है, उसमें तेलंगाना की खबरें निकलकर बाहर क्यों नहीं आ रही हैं। आज मेरा पूरा फोकस इस बुलेटिन में तेलंगाना पर खास तौर पर है, और वो इसलिए कि यहाँ का चुनाव अब सुर्खियां बटोर रहा है एक अलग ही राग के कारण। और वो राग है, एक बात हर पार्टी कह रही है, बी टीम बी टीम बी टीम। हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कैसे बी टीम करके पूरे चुनाव को कंफ्यूज किया जा रहा है, वोटरों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो कहती है कि सत्ताधारी बीआरएस जो है, यानी केसीआर की पार्टी, वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अब इसमें नया ट्विस्ट ला दिया है एआईएमआईएम के ओवैसी साहब का। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है। यानी बी टीम कर कर पूरे चुनाव में जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनको गौण कर दिया गया है, और बी टीम पर बहस इस वक्त चल रही है, कौन किसकी बी टीम है। इस बी टीम के खेल को मैं आपको अच्छे से इत्मीनान से मैं समझाता हूं। लेकिन राहुल गांधी तेलंगाना पर बहुत फोकस कर रहे हैं। आज भी वो तेलंगाना के दौरे पर हैं। कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी रोड शो कर रहे हैं, कभी रैलियां कर रहे हैं, और जहां उनको मौका मिलता है, जब वो माइक पकड़ते हैं, वहां पर वो सीधा हमला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर कर रहे हैं। कभी उनको भ्रष्ट बताते हैं तो कभी कहते हैं कि बीआरएस तो बीजेपी की ही साथी है। क्या कहा राहुल गांधी ने बीआरएस को लेकर, पहले वो सुनिए। अगर आपके चीफ मिनिस्टर सचमुच में बीजेपी से लड़ रहे हैं तो फिर उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहे? उनके पीछे सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों नहीं लगा रहा? भाइयों और बहनों, बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। बीआरएस और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। और राहुल के ऐसे ही आरोपों का जवाब उन्हीं के ही अंदाज में दिया है मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य के दूसरे सबसे कद्दावर नेता केटी रामाराव ने। क्या कहा केटीआर ने, सुनिए जरा। Mr. Rahul Gandhi, unfortunately, he is not a leader. He is just a reader who goes to every state and basically reads out a script that is written for him by his party leaders. लीडर नहीं रीडर हैं राहुल गांधी। केटीआर का बहुत ही अपने ही चुटीले अंदाज में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। आपको याद दिलाते हैं कि ये बी टीम का मात्रा दरअसल शुरू कहां से हुआ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी कुछ दिनों पहले, तेलंगाना में थे वो, चुनावी रैली थी, और तब उन्होंने कहा था कि बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो उनके पास आए थे और कहा था कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन करना चाहते हैं। और उसी के बाद से, हालांकि उस वक्त बीजेपी ने बकौल प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने उनको बैरंग लौटा दिया था कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का फायदा अब कांग्रेस के नेता हर रैली में उठा रहे हैं। राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर वहां के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी हो, हर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी और बीआरएस में आपसी समझौता है। वो पीएम मोदी की जो बाइट थी वो भी सुन लेते हैं। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए।
मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। तो बीआरएस के नेता गए मोदी के पास तो कहा कि अपने साथ शामिल करिए। कांग्रेस को मौका मिल गया ये कहने का कि वो उनकी बी टीम है। अब इस बी टीम के आरोपों का जवाब दिया है बीआरएस के सहयोगी हैं असदुद्दीन ओवैसी, वहां पे सत्ता में साथ में हैं। ओवैसी ने क्या ट्वीट किया है राहुल गांधी के इन आरोपों पर, वो बहुत ही दिलचस्प है। ध्यान से देखिए जरा असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट को। इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, जैसा पहले से पता था राहुल बाबा का बी टीम वाला रोना शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी अमेठी की सीट भारतीय जनता पार्टी को तोहफे में क्यों दे दी है, और तेलंगाना में बीजेपी की अगर बी टीमें हैं तो यहां इतनी कमजोर क्यों हैं। राहुल बाबा को वायनाड जाकर सुरक्षित सीट क्यों ढूंढनी पड़ी। बीजेपी और वो कांग्रेस को लिखते हैं कॉन्ग आरएसएस। बीजेपी कॉन्ग आरएसएस को मिलकर तेलंगाना विधानसभा में उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितनी की मेरी रॉयल एनफील्ड यानी उनकी टू व्हीलर उनके बुलेट में है। जवाब दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी को ये कहते हुए कि आपके पास कितनी सीटें आएंगी ये आप खुद देख लीजिएगा चुनावों के बाद। लेकिन इस सब के बीच में एक खास बात यह है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए, आखिरकार वहां का चुनावी गणित क्या कह रहा है। सबसे मजे की बात यह है कि दोनों पार्टियां बीजेपी को कह रहे हैं एक दूसरे की बी टीमें हैं। बीजेपी जिसका मात्र एक विधायक है, हम आपको गणित दिखाना चाहते हैं वहां की विधानसभा की स्थिति क्या है, क्यों बीजेपी की बी टीम कहकर एक दूसरे को छोटा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी तो वहां पर बहुत ही अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। ये आंकड़े देखिए आपके सामने हैं। 88 सीटें इस वक्त बीआरएस के पास है, 19 कांग्रेस के पास है, 7 पर एआईएडीएमके यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, 2 पर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी है और 1 पर एआईएफबी है। यानी सिर्फ एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके लिए सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना आसान नहीं है। बहुत से सर्वे आए, ओपिनियन पोल जो इशारा कर रहे हैं कि चुनावी जंग में मुकाबला तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही है। कांग्रेस ने पड़ोस का कर्नाटक जीता है तो उसको लगता है कि वो तेलंगाना में कमाल कर सकती है, इसीलिए केसीआर का पूरा परिवार कांग्रेस का जवाब दे रहा है। केटीआर हो गए, कविता हो गई उनकी बहन। लेकिन एक चीज़ हमको नहीं भूलनी चाहिए, तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू को अभी जेल भेजा गया है, उनके साथ एक हमदर्दी का वोट बैंक चल रहा है और टीडीपी इस चुनाव को इस हमदर्दी के सहारे, भले ही चंद्रबाबू नायडू जेल में हैं पर इसके सहारे वो चुनाव को जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये पूरा खेल था बी टीम का, और बीजेपी का जिसका अपना एग्जिस्टेंस नहीं है वो कैसे बी टीम के खेल में आ सकती है, खासकर तेलंगाना के राज्य में। और जैसे कि राहुल गांधी ने अपनी ये पूरा आपने ट्वीट देखा, पूरी खबर देखी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं जो आज की दूसरी बड़ी और अहम खबर है। वो खबर है आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान का फर्जी सर्टिफिकेट का मामला भी हमारे पास अब सामने आ चुका है। मैं आपको आजम खान के जो पूरा मामला उसको तफसील से आपको बताऊंगा, आखिरकार क्या हुआ कि जिसकी वजह से उबैदुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आजम खान पिता, माँ फातिमा और बेटे उबैदुल्ला तीनों को जेल की सजा हुई है। कैसे अपने बेटे उबैदुल्ला के प्यार में उसे विधायक बनता देखने के चक्कर में मां तंजीम और पिता आजम खान पर अभी आरोप साबित हो गया है कि उन्होंने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। हम आपको दोनों सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, कौन सा असली है कौन सा फर्जी है ये भी आपको डिटेल में बताते हैं। आपके सामने दो हैं, एक रामपुर में बना है जिसमें 1993 की जन्मतिथि लिखी गई है, और दूसरा जो कि नकली वाला है वो 1990 का है जिसमें जन्मतिथि 1990 की है और वो लखनऊ से बनाया गया है। 1993 के असली बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक अगर उबैदुल्ला 2017 का चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो वो मात्र 24 साल के होते और चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र मिनिमम जरूरत है, तो वो लड़ नहीं सकते थे। इसीलिए 1990 का एक फर्जी सर्टिफिकेट जन्म का बनवाया गया। ये प्रमाण पत्र उस वक्त बना जब आजम खान यूपी में मंत्री थे और नगर विकास मंत्री का कार्यभार उनके पास था, और ये कोर्ट में साबित हो गया कि ये लखनऊ में बना 1990 वाला बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है। दोनों सर्टिफिकेट इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के पास है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की सियासत चरम पर है। हम क्या सियासत है आपको समझाएंगे, पहले ये दो महत्वपूर्ण बयान को जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा, मैं क्या और फैसले में फर्क होता है।
ये फैसला हुआ। जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करें। कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। सुना आपने, मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया खुद अखिलेश यादव ने। इन बयानों से बहुत साफ है कि कोर्ट के फैसले को लेकर भी इंसाफ और मजहब के तराजू में इस कोर्ट के फैसले को तौला जा रहा है। अखिलेश इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि आजम खान के साथ अगर पार्टी नहीं खड़ी होती है तो 2024 की जंग में उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रख पाना मुश्किल हो सकता है। जानकार भी ऐसा ही मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखने के लिए अखिलेश ने यह मजहब का कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी चूंकि बीजेपी को नहीं हरा पा रही है, तो मुसलमानों में एक चिंतन चल रहा है कि क्या इसके अलावा हमको कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए। और चूंकि आजम खान अंदर चले गए हैं, तो जाहिर है कि मुसलमानों के बीच जाकर उनको समझाने वाला, आक्रामक होकर बीजेपी के विरुद्ध बोलने वाला और ये विश्वास दिलाने वाला कि मैं समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में हूं, मेरी बात अखिलेश यादव के भी दरबार में चलती है, इसलिए मैं जो कहता हूं आप मानिए, इस भाव से काम करने वाले व्यक्ति की कमी हो जाएगी और इसका थोड़ा बहुत असर होगा। आपको एक चीज़ और बताएं कि 2009 के, आपको अतीत में ले चलता हूं, 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी उस वक्त अलग थे, उनके साथ समझौता किया था, जिससे आपको याद होगा आजम खान बहुत नाराज हो गए थे कि कल्याण सिंह के साथ क्यों समझौता किया, वो कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई थी। और तब पार्टी के तीसरे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अमर सिंह के कहने पर मुलायम सिंह यादव, जो कि पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने आजम खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, निकाल दिया था। इस बात से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। 39 सांसद थे 2004 में, 2009 में घटकर सपा के 23 रह गए, यानी 16 सांसदों का उसको नुकसान हो गया। और कांग्रेस यूपी में बढ़कर 22 सीटों तक चली गई थी। ये माना जा रहा था कि मुसलमान बड़े पैमाने पर आजम खान के जाने से नाराज हो गए हैं और वो सब के सब कांग्रेस के खाते में चले गए। इसीलिए इस बार 2024 की जंग में अखिलेश यादव बहुत संभल कर कदम रख रहे हैं, आजम खान को अपने साथ बनाकर रखना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक की आपसी लड़ाई में बीजेपी को शायद फायदा ना हो जाए। इसी फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला खान को कल ही कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। वो जेल जा चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि इस कदम से समाजवादी पार्टी को भी हमदर्दी के वोट मिल सकते हैं कि उनके सबसे बड़े नेता को बीजेपी ने जेल में डलवा दिया। रामपुर और उसके आसपास जहां इनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वहां पे इसका शायद फायदा ही मिल जाए, क्योंकि इनडायरेक्टली वो क्या होगा, पीपल सिंपैथी जाएगी उनके साथ। और ये क्योंकि काफी दिनों से देख रहे हैं, हालांकि इस वाले केस में ऐसा लगता नहीं है कि कोई फंसाने वाली चीज है। इस वाले केस में लगता ऐसा है कि कुछ फैक्ट्स हैं इनके अगेंस्ट। जो बेटे के 2 तरह के सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट हुए थे, वो गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले जो मामले थे जिनमें क्लियर कट फंसाया भी गया था, तो उससे मेरे ख्याल ना उस टाइम नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी को, बल्कि लोगों की जहां जहां सिंपैथी मिली तो वो फायदा ही हो गया। ऐसा मानना है शरद प्रधान साहब का कि सिंपैथी का वोट समाजवादी पार्टी को आजम खान की गिरफ्तारी से मिल सकता है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना मैं आपको बता सकता हूं कि हमारा वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के उस पार जरूर देखिएगा वीडियो ऑफ द डे। आजकल दुर्गा प्रतिमाओं की धूम मची हुई है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बताएं, बात करेंगे दुर्गा पूजा की।
इन दिनों दुर्गा पूजा के दिनों में कोलकाता ज़रूर जाना चाहिए। जो नहीं गए उनको जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो पंडाल लगते हैं वो अपने आप में कला का बहुत बड़ा नमूना पेश करते हैं। दुर्गा पूजा में कोलकाता में ज़बरदस्त धूम है। एक ऐसे ही पंडाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस कलाकारी को देखकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। चॉकलेट की बनी हुई दुर्गा की एक प्रतिमा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये जो प्रतिमा आपके सामने स्क्रीन पर है, ये पूरी की पूरी चॉकलेट की बनी हुई है। चॉकलेट कैसे पिघल नहीं रही है, चॉकलेट कैसे बना के रखी गई है और 1-2 दिन नहीं, लगातार 10 दिनों तक रहेगी, ये अपने आप में एक करिश्मा है। प्रतिमा हो, पंडाल हो, खान पान हो, इन दिनों में कोलकाता में दुर्गा पूजा के दिनों में ऐसी बहुत सी नायाब तस्वीरें, नायाब खबरें सुनने और देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए हम भारत के लोग में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जरूर देखिए अखिलेश शर्मा जी के साथ राज्य की चुनाव की खबरें।